हाँ। हेलो दोस्त, मैं ऋषु कुमार आप लोग को आशीष रंजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं इतना दिन से क्लास ले रहा हूँ, आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इससे हमको यही लगता है कि हमको पढ़ाने या समझाने नहीं आ रहा। मनोबल टूट रहा है, इसलिए वीडियो मेरा भी छोड़ा है। आप लोग सपोर्ट प्यार दीजिए बहुत। अगर जो गलती है वो गलती हमको बताइए, तब न उसको सुधार सकते हैं। ऐसे तो कोई भगवान भगवान है नहीं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट का हमको बहुत जरूरत है। दुनिया में पैसा ही नहीं मायने रखता है आदमी को, इंसान कि आपको अंदर इंसानियत कितना है ये मायने रखता है। पैसा कितना कमाइए कितना जाएगा, बाकी पैसा नहीं रुका, बाकी जो इंसान है, जो इंसान जो कर देगा वो ही याद मायने रखता है। तो इंसानियत के नाते ही कुछ छोटा भाई पर, छोटा भाई समझ कर सपोर्ट कीजिए। हम बड़ा तो यूट्यूबर है नहीं, हम छोटा यूट्यूबर है। आज हमको मूड ऑफ था, तब पर भी हम सोचे कि कल भी नहीं अपलोड किए हैं वीडियो, आज नहीं अपलोड किए हैं। कल वीडियो नहीं अपलोड किए ना किए, मैंने आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मनोबल टूट जाता है सर। जैसे आप लोग को कोई काम कीजिएगा, अगर उसको कोई बात मनोबल नहीं बढ़ाएगा तो क्या मनोबल टूट जाता है। लगता है कि यार क्या करे, कोई देखता नहीं मेरा वीडियो। कोई देखे ये देखिएगा तब ना। मनोबल हमको टूट रहा है, हमको मैंने सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। रिश्ता में देखिए, हम क्या बोले कि हम टीचर नहीं हैं, हम एक छोटा भाई समझिए, ये जो समझिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर सपोर्ट की करते हैं तो हम आपको बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि इस मतलबी दुनिया में लोग रिश्तों को भी फायदा का सौदा समझते हैं। इस मतलबी दुनिया में रिश्तों को भी क्या समझा जाता है, अ, मौके का फायदा उठाया जाता है। न जाने कौन सी, न जाने कौन सी शिकायत का हम शिकार हो गए हैं।
न जाने हम कौन सी शिकायत का हम शिकार हो गए हैं। जितना दिल साफ रखा जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनहगार हो जाता है। कि ना जाने कौन सी शिकायत हमसे हो गई, हम शिकार हो गए हैं। ना जाने कौन सी शिकायत के हम शिकार हो गए हैं। जितना दिल साफ रखा उतना ही हम गुनहगार हो गए। इसलिए हम लोग पहले देखते हैं, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, जियोग्राफी पढ़े, आज हम लोग पॉलिटी पढ़े। और कल से मेरा क्रैश कोर्स 10th प्लस 12th का आएगा, तो उसका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी रहूंगा कि क्रैश कोर्स को सपोर्ट कीजिए। 10th का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ कल से, मैथ और साइंस और हिंदी ग्रामर लेकर आऊंगा दोनों। हिंदी ग्रामर ऐसा लेकर आऊंगा कि आप लोग कंपटीशन या कोई भी एग्जाम में काम देगा। यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान। भारत का संविधान है क्या? भारत का संविधान हम लोग 10th में भी काम देगा। जैसे हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसको में काम देगा। तो भारत का संविधान है क्या? तब भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास या ईस्ट इंडिया, देखो भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास कितना है? 2 है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन अंतर्गत कब हुआ? 1773 से लेकर 1858। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत 1898 से लेकर 1947 तक। यहाँ पर देखिए कि हम भारत का जो संवैधानिक जो विकास है, संवैधानिक क्या है? विकास प्रशासनिक इतिहास है। यह 2 भागों में बांटा है। पहला ईस्ट इंडिया, दूसरा हो गया ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेकर 1858 तक शासन किया भारत पर, और ब्रिटिश सरकार के क्या 1858 से लेकर 1947 तक क्या किया? शासन किया। यहाँ पर कहानी कुछ और कहता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? कब आया था भारत में? 1798 में आया था। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाल का प्रथम विज्ञान मतलब कि जो आए थे, कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। कहाँ आए थे? भारत में आए थे। भारत के आए थे, कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। जैसे सर्वप्रथम पुर्तगाल से कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। और उनको आने में भारत के कौन अधिक किए थे, मदद किए थे भारत पहुंचने में? था अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मदद किए थे। यहाँ जब वास्को डी गामा आए थे, तब यहाँ जो समुद्री मार्ग को खोज करते यहाँ आए थे। उन्होंने बतलाया कि उन्होंने यह बतलाया है कि अध्याय जो हुआ इसका पश्चिमी कालीकट से मतलब कि कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे। कहाँ कालीकट है? कालीकट पहुंचे थे। इन्होंने बंदरगाह पर यूरोप से भारत के सीधे समुद्री मार्ग की खोज किए थे। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किए। इन्होंने सब प्रथम कब आए थे? 1499 में आए थे। और पूना कब आए थे? 1502 में आए थे। वास्को डी गामा सबसे पहले कब आए थे? 1498 में। समुद्री मार्ग का खोज करते हुए गलती से समुद्री मार्ग को भारत के समुद्री मार्ग का खोज किए थे। बोला जाएगा कि वास्को डी गामा थे जो गलती से भारत का खोज किए थे। उन्होंने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए आए थे। गलती से भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर दिए। तो सर्वप्रथम जो भारत आने में मदद किए हैं कौन के? तो भारत के व्यापारी कौन के थे? अब्दुल मजीद ने किए थे। सर्वप्रथम वास्को डी गामा
कालीकट में आए थे। कालीकट कहाँ है? केरल में है। केरल के कालीकट में आए हैं। और वहाँ के जो शासक थे जमरीन, जो शासक जमरीन क्या हुआ पद का नाम, जैसे हम लोग दरोगा एसपी जैसे पद का नाम हुआ ना, उसी प्रकार केरल के जो थे शासन जैसे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो पद है, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। तो इस पद प्रधानमंत्री का हुआ पद हुआ, मुख्यमंत्री क्या हुआ पद हुआ, तो उसी प्रकार पद हुआ जमरीन। तो केरल के कालीकट के जो स्थानीय जो शासक थे कौन थे? जमीन जैसे गांव का मुखिया कौन होता है? मुखिया जैसे पद हुआ ना, मुखिया जो भी रहे, तो उसी प्रकार केरल के जो स्थानीय शासक थे कौन थे? जमरीन थे। जैसे स्थानीय शासक जैसे बोले कि स्थानीय कौन है? स्थानीय शासक कौन है? अभी बोले मुखिया। मुखिया जैसे बड़ा है ना, बाढ़ हो जाएंगे नगर परिषद में, बाढ़ हो जाएंगे नगर पालिका या नगर परिषद में, या तो नगर निगम में क्या हो जाएंगे? बाढ़ हो जाएंगे। तो उसी प्रकार कालीकट, केरल कालीकट में कौन थे? जमरीन थे। जमरीन पद है नाम। इन्होंने स्वागत किए थे, किनको स्वागत किए थे? वास्को डी गामा को स्वागत किए थे। कब आए थे? 1498। फिर दोबारा कब आए थे? 1502 में। जब ये आए वास्को डी गामा भारत तक, तो भारत से जब जाने लगे, जैसे भारत से जो कोई भी जाता है तो उसको हम लोग कुछ गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट जैसे आता है ना कि कहीं जाते हैं तब फल उल जब कोई लेके जाते हैं, या कोई भेंट दिया जाता है, ये कुछ दिया जाता है ना, जैसे कोई परिवार हो, भाई हो, भौजाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसको दिया जाता है। तो उसी प्रकार जब वास्को डी गामा भारत आए थे, उनको जब जा रहे थे तो उनको विदा किया गया मसाला देकर। उन्होंने मसाला से क्या किए कि वही मसाला 60 गुना दाम, 65 गुना, मतलब 70 गुना के लगभग में यूरोप में जाकर बेचे। तो जब वो वहाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आपको 1 रुपये मिलेगा, तो 1 रुपये जब मिलेगा तो आप वही 1 रुपया का वैल्यू, जैसे भी भारत के 80 रुपया अमेरिकी डॉलर में $1 के बराबर है। भारत के 80 रुपया अमेरिकी डॉलर में कितना के बराबर है? 1 रुपया के बराबर है। उसी प्रकार जब भारत आए वास्को डी गामा 1498 में जब आए, तो उनको विदा किया गया, कैसे मसाले देकर विदा किया गया। जब यूरोप जाकर मसाले बेचते हैं तो 60 गुना 65 गुना उनको लाभ होता है, मुनाफा होता है। फिर वह पूना कब आए? 1502 में आए हैं। हिस्ट्री ले चल गया है। हिस्ट्री अभी तुम पढ़ना नहीं है, अभी पढ़ा रहे थे। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? भारत के संविधान, भारत का संविधान। थोड़ा सा ले चले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जैसे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन का मतलब क्या संबंध है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, उन्होंने अपने बेटी के, मतलब कि बेटी की शादी कहाँ किए थे? ब्रिटिश किए थे। ब्रिटिश को शासक के बेटी, मतलब ब्रिटिश के जो शासक थे, उनके बेटी से शादी, मतलब वहाँ के लड़का से शादी, कौन उनका बेटा से शादी किया, वहाँ के कहाँ किया? पुर्तगाल को किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसलिए दोनों में समझौता हुआ। वहाँ के कहाँ के बंदरगाह मांगते हैं? मांगे दहेज में, गुजरात के दहेज मांगते हैं। और जब से शासनकाल पुर्तगाल के खत्म हो गया, पुर्तगाल का खत्म हो, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, वहां से ब्रिटिश का चालू हो गया। जो कब जाके हम लोग का आजादी हुआ? 1947 में हुआ। यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि 1898 में पुर्तगाल को भगाया गया था, या तो समझौता हुआ था। इन दोनों में समझौता हुआ था, दहेज में मांग लिया गया था। गुजरात के बंदरगाह, मुंबई का बंदरगाह, सॉरी, गुजरात या मुंबई, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अगला देख रहे हैं, रॉलेट एक्ट, 1773 का रॉलेट रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा नाम दिया गया था। बंगाल के जो गवर्नर थे उसका नाम क्या दिया गया? गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बोलेगा कि बंगाल के जो गवर्नर है, गवर्नर, उसको क्या नाम दिया गया था? गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, नाम दिया गया था। तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेरेन हेस्टिंग थे। यहाँ पर पूछेगा कि जब 1773 में
रेगुलेटिंग एक्ट जब जारी हुआ था तब कहाँ के मद्रास, जिसको चेन्नई भी बोला जाता है, मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड बेरेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड बेरन बारेन हेस्टिंग है थे। जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब जारी किया गया तो उस समय मद्रास और बम्बई का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग थे, के अधीन अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार क्या जवाब, पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों का मान्यता मिला। देखो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट हम पूछा जाएगा कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना मतलब कि उसी समय में आया था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जब जारी किया गया तो उस समय मद्रास और मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग थे। और उस समय राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों का मान्यता मिला। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिला। उस समय से अपना गुलामी का दौर चालू हो गया राजनीति और प्रशासनिक का। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, तब लॉर्ड बैरन हेस्टिंग थे। उस समय से मद्रास और बम्बई में प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिला। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी की गई, जिसमें बोला है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। उस समय जब राजनीतिक प्रशासनिक का मतलब नींव रखा गया थी, स्थापना मान्यता कार्यों का स्थापना मिला, तब भारत में क्या थी, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई कब रखा गया, 1773 में राजनीतिक और प्रशासनिक का मतलब मान्यता कार्य का मान्यता मिला। और उस समय भारत के केंद्रीय प्रशासनिक नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ। उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ, 1774 में। कहाँ सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ, 1774 में। कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ। तो सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का स्थापना कोलकाता, जैसे बोलते हैं पहले कलकत्ता में हुआ। कब हुआ, 1774 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, 1774 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे आई। एलिजा एम्फे, देखिए, जिसमें कलकत्ता में जो स्थापना किया गया उच्च न्यायालय का 1774 ईस्वी में। उस समय वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन आए थे, एलिजा एम्फे आए थे। तथा तीन अन्य न्यायाधीश आए। कौन कौन आए, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट आए। बोल रहा है कि एक मुख्य न्यायाधीश आए और तीन अन्य न्यायाधीश आए। कौन कौन है, लिमिस्टर, चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइट न्यायाधीश थे। बोल दिए गए कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में है उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। और वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सबसे प्रथम बने थे, एलिजा एम्फे बने। और तीन न्यायाधीश अभी और थे। कौन कौन से, चैम्बर्स थे, लिमिस्टर और हाइट थे। ठीक है, तीन मुख्य न्यायाधीश थे। कौन कौन, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि एलिजा एम्फे के अलावा कलकत्ता का मुख्य प्रथम न्यायाधीश कौन कौन थे, एलिजा एम्फे के बाद कौन कौन थे, क्या कौन कौन थे सर,
तो कौन कौन थे भाई साहब? एलिजा एम्पे के बाद बाकी कौन के तीन न्यायाधीश? चैम्बर्स थे, लेमिस्टर थे और हाइट थे न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? मुश्किल घड़ी में जो समझ में आ जा अपना होता है वही होता है। बोला गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, इन्हें तलवे चाटने वालों को बोला जाता है। गलत का विरोध, अरे गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, या तो राजनीति हो या समाज, इतिहास टकराने वाले इतिहास टकराने वाले का लिखा जाता है, इन्हें के तलवे चाटने वाला का लिखा जाता है। या तो गलती समाज करे या तो नेता करे, खुलकर उसका विरोध कीजिए। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो लड़ता है, और जो नहीं लड़ता है उसको तलवार चाटने से इतिहास नहीं लिखा करता है। इतिहास लिखाने के लिए उसको जिगर चाहिए, उसके अंदर जिगर होना चाहिए। मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है सर। मेरा वीडियो में अगर दम होगा, हमको में अगर क्षमता है तब आगे बढ़ेंगे, नहीं है क्षमता है तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिंपल सी लॉजिक है। बाकी मनोबल टूट रहा है, अगर सपोर्ट कर दीजिएगा तो हमको बहुत दिल से आपको धन्यवाद करेंगे। छोटा भाई बोल रहे हैं, बहुत अफसोस लगता है जब वीडियो नहीं चलता है। क्या बोला जाता है कि मंजूर खुदा, जिसको कोई नहीं बिगाड़ सकता उसको क्या बिगाड़ सकते कोई। कहावत भुला गए सर। आज हम बूढ़ा नहीं है कि कहावत याद सब रखा। तीन बने, अंग्रेज अधिकारियों का निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। इसको में क्या का जवाब हो? अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाया हुआ ना। अगला एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ था? 1781 में। देखिए अगला क्या है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ था? 1781। सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि बात विचार करके उसको समझौता किया गया था। इसको में बंगाल के जो जूरी केचर एक्ट तो जो था, या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। जो बंगाल के जो जूरी केचर एक्ट जो था, या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है इसको। इसको तहत बिहार उड़ीसा को अलग करने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया? 1781 से। बोला जा रहा है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ब्रिटिश संसद बर्ग के सुझाव पर लाया गया था। किसको सुझाव पर लाया गया था? बर्ग के सुझाव पर लाया गया था। जिसे बंगाल की जूरी केचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इसके द्वारा कलकत्ता सरकार के बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। बोल रहा है कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में जब आया, तब वहां का जो उसका नाम के या बोल इसको क्या बोल सकते हैं? बंगाल जूरी केचर एक्ट या संशोधनात्मक एक्ट अधिनियम भी कहा जाता है। और इसको में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विधि को मतलब के बनाने का अधिकार दिया गया। किसको अंतर्गत दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत इसको विधि बिहार को मतलब विधि बनाने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया?
1781 में कौन एक्ट लगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लगा। कब के लगा गया? 1781 में लगा। अगला क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ? 1784 में। भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के हटाकर हटाकर पिन कर दी गई। इस एक्ट के तहत कंपनी के डोमेस्टिक व्यापारिक कार्य बड़े शासन का प्रारंभ किया गया। तो कंपनी कोर्ट ऑफ कंट्रोल माध्यम से देखिए इसको में क्या था, आप क्या गया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट इंडिया एक्ट, इसको में क्या हुआ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट जब वो जारी किया गया तो इसको में क्या था? चार गो था। चार गो था, मतलब चार गो था ना। तो चार गो था तो सर अपना अधिकार पाने के लिए, जैसे वोट अब ये होता है, तो वोट होता है तो क्या बराबर रहेगा तो वोट तो नहीं होगा। तो इसको में क्या होता था कि दो, जैसे मान लिया कोई शासन कर अपना अधिकार चला रहा है तो वो अपना तरफ कर ले है, तो दो दो गो वोट मिलेगा, दो गो एक दिन है, दो गो एक दिन रहेगा, तो उससे तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए उसको समझौता हुआ। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1784 में। इसका उद्देश्य था कि जो चार सदस्य थे, चार को हटाकर कितना सदस्य कर दिया गया? तीन कर दिया गया। इसलिए कि मान लिया कि ये गलती करेगा तो दो को तो उसको विरोध कर सकता है ना। इसको में क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में कि चार गो था, दो गो एक दिन, दो गो एक दिन, तो इसको लड़ाई होता था। जैसा दो गो भाई एक तरफ, दो गो भाई एक तरफ, लड़ाई होगा ना। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट में मतलब था कि चार गो था सदस्य। पिट्स इंडिया कंपनी में इसको संशोधन करके तीन गो कर दिया गया। ठीक है, इसलिए इसको विभाग भी बांट दिया। विभाग भी बांट दिया गया। पहला विभाग को जो कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से संबद्ध किया गया। और दूसरा क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद तथा प्रांतीय परिषदों का सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट के तहत कंपनी के रणनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। कंपनी के रणनीतिक मामले पर कौन क्या काम करेगा? यहाँ पर देखिएगा, रणनीतिक मामले पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से हुआ होगा, जबकि व्यापारिक मामले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण होगा। गवर्नर जनरल के परिषद के युद्ध संधि सैन्य शक्ति राज्य तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता। देखो बोल रहा है कि इसको में क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में? इसको में क्या था कि जो भी काम करेगा कोई एक ही वो करेगा। जैसे मुख्य गवर्नर जनरल जो थे, जो आदेश दे दिए, तो इसलिए इसको संशोधन कर इसका विरोध करने लगे। तो दो गो एक दिन तो कुछ समझौता नहीं हो पाता था। इसलिए पिट्स इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट का स्थापना कब किया गया? 1784 में। इसको में व्यापारियों के लिए दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। इसको में राजनीति का देखभाल कौन करेगा? राजनीति का देखभाल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और जबकि व्यापारी के लिए कौन करेगा? जबकि व्यापारिक के लिए कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन किसको देखेगा? राजनीति के देखेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको देखेगा? मतलब व्यापारिक को देखेगा। तो यहाँ पर मामला खत्म। जैसे अभी क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जैसे हो गया,
पॉलिटी पॉलिटी क्या हो, राजनीति के बारे में हो गया, जैसे भी हम लोग पढ़ राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, राजनीतिक पढ़ रहे हैं ना। अब शासन व्यवस्था अलग हो जाता है, राजनीतिक अलग हो जाता है। तो इसलिए कुछ देखभाल, जैसे कुछ कुछ कम, जैसे चुनाव समय है। चुनाव का समय है, तो जब आचार संहिता जब लागू हो जाता है, तो यहाँ पर राजनीति का कोई काम नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पर वही बात समझेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कोई कार्य यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू होने पर जितना भी नेता है, सबका क्षमता कभी खत्म हो जाता है। कोई अधि नहीं कर सकता है। पूरा का पूरा अधिकार कौन किसको मिल जाता है, तब प्रशासन को मिल जाता है पूरा देखभाल करने के लिए। हेड कौन होता है, तो डीएम होता है। तो इसका देखभाल कौन करता है, डीएम करता है। और जैसे इसलिए मामले में इसको अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल मतलब जाति जाति करते थे, इसलिए उनको समझौता के लिए उनको अर्थी करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत दोहरे शासन लगाया गया व्यापारिक पर। जैसे जैसे अब नेता है, नेता शासन करेगा, अत्याचार कुछ बजाता है, शासन करेगा आपको नीचे रखकर, इस शासन गुलामी गुलामी करवाएगा, तो उसका विरोध कीजिएगा ना। उसी प्रकार जो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, तब गवर्नर जनरल जाति मतलब कि जाति करते थे और अपना कुछ कुछ नहीं समझते थे, इसलिए अब सब मिलकर एगो अधिनियम चलाया गया। उस अधिनियम के मतलब कि सरकार को दोबारा दोहरे सदन का मतलब प्रयोग किया गया। उसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। इसको में अलग अलग मतलब बांट दिया गया, व्यापारी को अलग बात कर दिया गया और राजनीति को अलग कर दिया गया। तो राजनीति को कौन देखेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और व्यापारी को कौन देखेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर आशीष रंजन क्लासेस में अगर सुविधा मिलता है, अगर समझ में आता है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल से हम 10th का क्रैश कोर्स ला रहे हैं, इसका में आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का हमको बहुत जरूरी है। गलती होता है तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और क्या ही कर सकते हैं।